अब हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत ही मोटिवेशन भरी गुफ्तगू आपकी रही और आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम जज्बात रहे, उसको आपने बयान किया। जैसे मोहम्मद अब्दुल साहब ने बताया कि जब हम इसके अलग की बात करते हैं इसमें, तो बात जो किसी ख्वाहिश नहीं होती, उस पर आपने बहुत तफसील से बात की। जब ख्वाहिशें हैं उसको हम कैसे विचार करें। लेकिन दूसरा मसला ये होता है कि वो फंड्स के लिए परेशान होते हैं और मिल्लत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो किसी अच्छी पोजीशन जॉब में है, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, कुछ लोग प्राइवेट में बहुत अच्छी सैलरी में है, उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो उनको लेने के समझ आता है कि कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें या कहीं और तरह की चीज़ों में करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे आपने कहा कि खुद भी बड़ा करना है, दूसरों को भी बड़ा करना है, तो बजाय हम इस तरह की चीज़ों को लगाने के अगर एक दूसरे के साथ पैसे लगाएंगे, एक शख्स को जरूरत है, दूसरे शख्स के पास पैसे है, तो वो किन शराइत और किन दुनिया में लगते हैं, इस्लाम इसमें क्या है? माशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब का सवाल आपस में पार्टनरशिप के जो मसाइल है इस्लामी नुक्ता नज़र से। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हम देखेंगे, मक्कतुल मुकर्रमा से जब आपने मदीना मुनव्वरा की हिजरत फरमाई तो अंसार मदीना वहाँ के लोकल थे और मुहाजिरीन जो थे वो मुसाफिर थे। आपने उनमें भाईचारा कराया और ये लोगों ने आपस में मिलकर कारोबार शुरू किए। वो कारोबार को इतना बढ़ाया कि एक वक्त ऐसा आया कि ज़कात के देने वाले सब थे और लेने वाला कोई नहीं था। ये नज़रिया जो है ना, हर ईमान वाले का होना चाहिए और उसके लिए एक सिस्टम, एक निज़ाम हमारे यहाँ होना चाहिए। अब देखो, इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर आप देखेंगे तो इसे मुजारिबत कहते हैं कि जिसके अंदर एक आदमी का पैसा हो, दूसरे आदमी की मेहनत हो। बाज़ार में बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीक़े से, जो वो ये चाहते हैं कि कोई आदमी पैसा लगाए और हम जो है कारोबार को आगे बढ़ाए। शरई एतबार से ऐसे मामले के अंदर एक आदमी अगर पैसा लगाता है और दूसरा आदमी मेहनत करता है तो नफ़े में दोनों बराबर के शरीक होते हैं। जो भी नफ़ा होगा और जो भी उनके दरमियान में परसेंटेज तय होगा। लेकिन नुकसान जो होता है फिर वो पैसा लगाने वाले का नुकसान होगा और जो मेहनत करने वाला है उसकी मेहनत का नुकसान होगा। तो ये समाज में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब। अगर ये अंडरस्टैंडिंग होती है और इस अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कारोबार करते हैं ना, तो बड़े फ़ायदे की चीज़ है ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मैं कहूँ कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे लोग वो अपना पूरा का पूरा पैसा फिर ऐसे पूंजी स्कीमों में लगा देते हैं कि भाई हर महीने हमको घर बैठे एक इनकम मिलती रहेगी और उसमें उम्मत बर्बाद हो रही है। करोड़ों को उम्मत उसके अंदर बर्बाद हो रही है, हर शहर के अंदर। अच्छा, मैंने ये मिशन क्यों शुरू किया? गांव-गांव जाके लोगों में शेयर मार्केट की जो लिटरेसी पैदा करना है, उसका भी ताल्लुक़ ऐसे ही वाक़ियात से है। जब हमने देखे कि भाई इस तरह के वाक़ियात हो रहे हैं और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि एक आदमी के पास पैसा है, नॉलेज की कमी है, और दूसरे आदमी के पास में नॉलेज है तो वो पैसे वाले को बोल रहा है हमारे पास पैसा लगाओ, और फिर उसके बाद में लोगों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िले में बार्शी एक गांव है, वहाँ पे विशाल फटे नाम का एक शख्स था। उसने शेयर मार्केट के लाइन से लोगों को कहा मेरे पास पैसा लगाओ। अब 200 करोड़ रुपये उसने जमा किया और उसके बाद एक दिन अचानक से अंडरग्राउंड हो गया। अब जो पैसा लगाने वाले लोग थे वो लोगों को शेयर मार्केट का भी पता नहीं था। विशाल फटे ने कहा मैं कमा के दूंगा, उन्होंने उसके भरोसे पे लगाई। उसके बाद मैंने ये मिशन शुरू किया कि लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करना कि भाई खुद के पैसे में खुद ट्रेडिंग करो, अपने कब्जे में रखो। वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा अगर आप अपना टाइम देंगे तो आप उसको अच्छे से सीख सकते हो। तो अब ऐसे लोग जिनके पास करोड़ों का फंड है ना, तो वो ऐसे छोटे छोटे तबकात को, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया आपने किसी छोटे बिजनेसमैन को जो है उसके साथ में आपने एक जॉइंट वेंचर बना दिए, एक एग्रीमेंट कर दिए
और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है आपकी। और आप अगर ऐसे कारोबार में लगाते हैं तो वो जो छोटा कारोबारी है, बहुत सारे सीजनल कारोबार होते हैं, जैसे रमज़ान का मौका होता है, बकरीद के मौके पे बकरों का कारोबार होता है, ऐसे कारोबारों के अंदर भी अगर फाइनेंस वाला वो अपने ही कौम के, अपने ही रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये सारा जो काम है ना, ये लिखा पढ़ी में होना चाहिए, ये भी याद रखें। कुरान करीम के अंदर सबसे बड़ी जो आयत है वो मामलात के लिए ही, इदा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, लेन देन करो पूरा लिखा पढ़ी के साथ में आप करो। तो इस तरह से अगर मुआशरे में मुजारिबत के मामलात होते हैं ना, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों तबके इसके अंदर जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। उसकी एक मिसाल दे के मैं अब अपनी बात ख़त्म करूँगा इस सवाल के जवाब में। अब आपने देखे होंगे ये हमारे जो पालनपुरी भाई होते हैं, इनकी होटलें होती हैं, हर जगह पे इनकी होटलें हैं। मुंबई के अंदर जगह जगह पे उनकी होटलें हैं, आपके ये रोड पे भी जो है 1-2 होटलें हैं उन लोगों की। ये किसी एक फ़र्द की अकेले की होटल नहीं होती है। देखो ये बहुत बड़ी सबक वाली बात है। ये किसी एक आदमी की होटल नहीं होती है जो चलती है यहाँ पे, क्योंकि इतने बड़े हाईवे रोड के ऊपर एक आदमी होटल ले भी नहीं सकता है। ये लोग क्या करते हैं, इनके पूरे गांव हैं पालनपुर के अंदर, छोटे छोटे खेड़े देहात पूरे, ये लोग वहाँ पे अपने एक एक गांव के अंदर जो है एक एक आदमी को पार्टनर बनाते हैं। कोई 1% का, 1% का पार्टनर, कोई 5% का पार्टनर, और वहाँ फंडिंग होती है पूरे गांव में। वो होने के बाद में यहाँ मुंबई में आके या फिर उनके अपने हाईवे पे, अब उन्होंने हाईवे को टारगेट बनाया, तो आप हैरत करोगे ये जान के कि वो कर्नाटका तक पहुँच गए हुए हैं उनके ढाबे। पहले अहमदाबाद रोड के ऊपर आपको ढाबे मिलते थे ज़्यादातर, अब जो है वो वहाँ तक, तो उन्होंने पार्टनरशिप में एक ढाबा बन गया, एक होटल बन गई, और साल भर उसका हिसाब किताब वो लोग अपने पास में रखते हैं, और साल में सिर्फ एक मरतबा हिसाब होता है, और वो गांव में जितने उनके पार्टनर थे वो सारे पार्टनरों को उनके परसेंटेज के हिसाब से नफ़ा तकसीम होता है। तो मेरे एक साथी है वो बतला रहे थे, बोले बाज़ लोग वो जो नफ़े का उनको परसेंटेज मिलता है उसी पे अपने साल भर का गुजर बसर गांव के अंदर वो करते हैं। जैसे बूढ़े लोग हैं, रिटायरमेंट का पैसा है उनका, अब वो खुद मेहनत नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनको मजबूत किया, ये मजबूत हुए, इन्होंने हाईवे पे ढाबा ओपन किया, मुंबई में बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओपन किए, और आज माशाल्लाह उसका नफ़ा एक एक छोटे छोटे घर तक पहुंच रहा है। तो देखो समाज के अंदर जो है ना, ये मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से समाज खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होता है और फिर बाकी लोगों को भी खड़ा करता है। और आप लोगों में से भी सवालात होंगे तो सवालात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक के लिए इंशाल्लाह ओपन किया जाएगा जी। क्योंकि मोहतरम का असल डोमेन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। हमारी कोशिश ख्वाहिश है कि खास तौर से चैलेंज आता है कि जब आपने मुजारबा की बात की, इस तरह से मुराबा है, इजारा है, मुशारका है, इससे भी मुख्तसर से कुछ रहनुमाई अगर आपकी तरफ से आए तो। इस उन्वान के ऊपर मेरा एक डिटेल में वीडियो है चैनल के ऊपर, वो तकरीबन 1 घंटे का है। उसके अंदर मैंने ये जो मुराबिहा है और इस्लामिक बैंकिंग का जो कंसेप्ट है और किस तरह से सक्सेसफुली मलेशिया और दूसरे मुल्कों में, जैसे सऊदी अरबिया के अंदर शेख सुलेमान अल राजिही, उनका भी जो अपना एक इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट है, और कैसे उन्होंने 1 रियाल से इस मकाम तक पहुँचे कि एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी को तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपये हमारे इंडियन करेंसी में उन्होंने उनको डोनेट किए थे अभी 1-2 साल पहले रमज़ान के महीने में। तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी, वो अगर वीडियो आप पूरा मुकम्मल देखते हैं तो उसमें ये पूरा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा, और मैं वो आप लोगों के साथ में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा चैनल मेरे नाम से ही है, मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह वो ऑडियंस के साथ में हम शेयर करेंगे। बहरहाल हम आते हैं इसमें कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के। एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए शरिया कंप्लाइंट्स क्या क्या हैं और नॉन कंप्लाइंट ऑप्शंस कौन से हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। देखो इस उन्वान पर भी अभी धुलिया के अंदर हमारी मजलिस हुई थी,
तो धुलिया का हमारा 40 मिनट का वीडियो है, धुलिया की मजलिस अगर आप डालेंगे उसके ऊपर, तो उसमें मैं इसलिए ये हवाले दे रहा हूँ वीडियोस के, क्योंकि ये टॉपिक इतने लंबे लंबे हैं, इसको जब तक तफसील से डिटेल से ना समझाया जाए वो समझ में नहीं आता। वो तकरीबन 40-45 मिनट का है, लेकिन मैं मुख्तसर में बता दूं, स्टॉक मार्केट में जो कारोबार हमारे लिए हलाल है, जैसे बाज़ार में हमारे लिए जो कारोबार हलाल है, स्टॉक मार्केट में भी उस कंपनी के शेयर हमारे लिए बाय सेल करना हलाल है। एक कॉमन सा बेसिक कंसेप्ट तो ये है। दूसरे, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कारोबार हमारे लिए हमारे ग्राउंड लेवल पे नाजायज़ है, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंस है, शराब है, जुआ है, ये सारी चीज़ें, तो स्टॉक मार्केट में भी ये कंपनियों के शेयर्स हम ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ लोन होता है, और वो जो कंपनी के ऊपर डेट होता है, तो डेट की भी दो किस्में होती है। एक डेट तो वो होता है जो कंपनी ने माल उठाया हुआ होता है, जैसे BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब अगर आप उसके शेयर पे जाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि हर शेयर के ऊपर 75% का जो है उनके ऊपर डेट है। अब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने डिटेल में ये सारे मसाइल लिखे हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा, देखो इंडिया जैसे मुल्कों में बगैर डेट के कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ का जो इनकम टैक्स का इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने जो वो बनाया हुआ है ना, तो उस एतबार से यहाँ पे हर कंपनी को कुछ ना कुछ डेट शो करना ही पड़ता है अपने फाइलिंग करते टाइम पे। तो उस एतबार से हम ऐसी कंपनियों को इग्नोर करेंगे जो कंपनियों का 33% से ज़्यादा डेट आता है। 33% से कम अगर डेट है तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई उसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें भी हम और डिटेल में चेक करेंगे। वो तो आपको एक फिगर खाली मनी कंट्रोल है या स्क्रीनर पे नज़र आएगा, लेकिन उसके डिटेल में जाके हम देखेंगे कि ये डेट जो कंपनी ने ली है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, और ये जो डेट है इसमें से माल का डेट कितना है और बैंक से लिया हुआ कितना है। तो जो बैंक से लिया हुआ है उसी को माइनस करेंगे हम लोग। जो माल का है, जैसे मैंने BPCL की मिसाल दिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब डेट हम तो ये कह रहे हैं भाई 33% से ज़्यादा नहीं होना, लेकिन यहाँ तो 75% का डेट उसके ऊपर बता रहा है। फिर अब ये हमारे लिए कैसे जायज़ होगा? तो हम जब उसके डिटेल में जाकर देखेंगे तो पता ये चलेगा कि 70% का जो कंपनी पे डेट है वो अरब मुल्कों का है, जिनके पास से ये लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ओरिजिनल डेट तो कितना परसेंटेज है? 5% भी नहीं है। तो इस एतबार से अगर हम डिटेल में चेक करेंगे तो शरई एतबार से बस इतना याद रखो, शेयर मार्केट के लाइन से हर वो शेयर हमारे लिए जायज़ है जिसका कारोबार हमारे लिए जायज़ है शरई तौर पे। और दूसरी चीज़, शेयर मार्केट के अंदर जो है ना बहुत सारी किस्में भी है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, बैंक निफ्टी है, लोग निफ्टी में करते हैं। हमारे लिए ये सारी शक्लें नाजायज़ है। करेंसी मार्केट में भी ऑनलाइन हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी नाजायज़ है। कमोडिटी मार्केट के अंदर भी उलामा का फतवा इसलिए है क्योंकि वो चीज़ हमारे कब्जे में ही नहीं आ रही है, वो सिर्फ जो फिगर्स है वो कंप्यूटर के ऊपर शो हो रहे हैं। हमारे लिए शेयर मार्केट के अंदर सिर्फ जो कैश मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, उसी के अंदर ट्रेडिंग करना हलाल है, और उसके अंदर आप जो है बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो शेयर्स अपने पास में रख सकते हो, उसका डिविडेंड भी आपके लिए हलाल होगा। उसका रीज़न ये है कि सिर्फ इक्विटी मार्केट ऐसी है जिसके अंदर आप जब शेयर बाय करते हो तो आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड क्या है, हलाल है या हराम है? अब देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं बैठे हुए, और वो अपने एतबार से कंपनियों का एक ग्रुप बनाते हैं। उसमें बाज़ औक़ात वो बैंकिंग को भी ले लेते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो शराब की जो कंपनियां हैं, अच्छा शराब की कंपनियों में ये भी हम याद रखें कि शुगर वाली हर कंपनी को हम शराब की कंपनी से कंसीडर करते हैं, ये भी याद जहन में रहे। जैसे रेणुका शुगर से, द्वारकेश शुगर से, बलरामपुर चीनी वगैरह, ये जितनी भी चीनी की कंपनियां हैं वो सब वो शराब के कैटेगरी में आती है। उसका रीज़न ये है कि उनके अर्निंग का एक बहुत बड़ा रिसोर्स वो अल्कोहल बेचकर ही होता है, और उसी पे उनकी शक्कर तो एक बहुत छोटा सा उसका हिस्सा है जो वो लोग उससे कमाते हैं। तो ये भी हमारे उलामा ने उसको इसी से कंसीडर किया है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ये कंपनियां भी होती है। तो
तो हमारे लिए ये जितने मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बैंक वगैरह के हैं, उससे हम परहेज करें। सिर्फ टाटा कंपनी का एक म्यूचुअल फंड उन्होंने एक स्पेशल मुसलमानों के लिए डिज़ाइन किया है, उसका नाम है टाटा एथिकल, वो म्यूचुअल फंड हम ले सकते हैं। उसके अलावा एसबीआई बैंक ने आज से कुछ महीनों साल पहले जो है मैंने देखा था, उनका भी एक शरइया म्यूचुअल फंड आया था। अब वो म्यूचुअल फंड अभी तक बाकी है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अगर वो है तो वो भी हमारे लिए कोई हर्ज नहीं है, अगर उसमें ये सारी कंपनियां नहीं है तो। कंपनीज को स्क्रीनिंग कैसे करें? क्या कोई ऐसी लिस्ट है या मीडिया चैनल है, कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, क्या इस्लामिक स्टॉक स्क्रीन या मुसफ़ा है पर जी दिया जाता है, इस तरह के? हाँ, देखो ये बहुत बेहतरीन सवाल किया हमारे डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब ने। आजकल क्या हो चुका है, हर आदमी को रेडीमेड बिरयानी, मतलब ये है कि भाई मैं गूगल में शेयर का नाम डालूं और उसके बाद वो हलाल है या हराम है ये गूगल मुझे बता दे या कोई ऐप मुझे बता दे। तो रेडीमेड बिरयानी नहीं, ये जो मैंने जो शुरुआत किया ना वो इसीलिए कि भाई हम आपको बिरयानी पकाना सिखाते हैं, ख़ुद की बिरयानी खुद पकाओ। अब देखो उसमें आपके शेयर को आपको ख़ुद को एनालाइज करना है, आपको ख़ुद को रिसर्च कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स है, जैसे moneycontrol.com है, जैसे investing.com है, जैसे screener.com है। अब मैंने जो है ना ये सारे वेबसाइट्स के ऊपर मुस्तकिल, जिन लोगों ने शायद मेरा वीडियो इस टॉपिक पे देखे होंगे उनके जहन में होगा, एक शेयर को आप प्यूरीफाई कैसे करेंगे, खाली शरई एतबार से नहीं, फंडामेंटल्स के एतबार से भी, कि आपके लिए जो है ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। मेरा 47 मिनट वाला वीडियो है इस उन्वान के ऊपर, मगर मुख्तसर में मैं आपको यही बता दूं यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको डेट का कंसेप्ट, सिर्फ 2 चीज़ें आपको याद रखना है। भाई कारोबार कंपनी का हराम नहीं है ना, बस ख़त्म हो गया मसला। अब हलाल वाली है, अब हलाल वाली जैसे BPCL की ही मिसाल ले लो, पेट्रोल बेचती है, लेकिन मसला डेट का आ रहा है, तो डेट को हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने जैसे अभी आपको बताया, आप उसके डिटेल्स में चेक करते हो, खाली बैंक का जो परसेंटेज है उतना हमको अपने प्रॉफिट में से निकालना है, ताकि हमारा वो माल गंदा ना हो, उतना हम बाजू में कर देंगे, बाकी कोई हर्ज नहीं है। बाकी फंडामेंटल्स वगैरह आपको देखना है, मनी कंट्रोल पे आप देखिए, स्क्रीनर.com है, investing.com है, खुद का रिसर्च खुद कीजिए, हलाल और हराम के लाइन से। अपने आप को अंधा मत बनाइए कि आप किसी ऐप के मोहताज हो। उसका रीज़न है, मेरा किसी ऐप वालों से या गूगल वालों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसका रीज़न ये है, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, मैंने एक शेयर हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैंने GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका फुल फॉर्म है, मैंने हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को दिया। मैंने कहा देखो कंपनी 11 रुपये का डिविडेंड देंगी फलाने तारीख को, और अभी ये प्राइस चल रहा है, उस टाइम पे उसका 160 का रेट था। मैं बोला 190 का अपना टारगेट है, इसको रखो एक 8-10 दिन के लिए। तो हम इस तरह से मैसेज करते हैं। अब वो मैसेज जाने के बाद में मैं उसी दिन रात में एक जगह दावत थी, ईशा की नमाज के लिए एक मस्जिद में पहुंचा, तो मैंने देखा मस्जिद के बाहर कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। मैं जैसी बाहर निकला तो वो मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। बोले मुफ्ती साहब हम लोग सब आपके ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं। मैं बोला भाई माशाल्लाह, बड़े खुशी की बात है। बोले आज आपने जो मैसेज किए GSFC के बारे में, ये देखिए, बोले फ़लाने ऐप के अंदर बता रहा है कि ये नॉन शरइया कॉम्प्लाइंट है। तो मैंने उनसे कहा भाई फर्टिलाइज़र जो है वो कोई शराब है? यानी फर्टिलाइज़र किस काम में का आता है? खेतों के अंदर जो खत डालते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, बोले इसके अंदर ऐसा बता रहा है। मैं बोला ये जो यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं उसके नीचे जाके देखो, इसको इन्होंने अपडेट कब किया हुआ है। अब उन्होंने जब उसके डिटेल में जाकर देखे तो वो 2020 से अभी तक अपडेट ही नहीं किया हुआ था। और यहाँ शेयर मार्केट की लाइन इतनी सेंसिटिव है, हर 5 मिनट में शेयर की वो पोजीशन चेंज हो जाती है, सिर्फ 5 ही मिनट में। और वो ऐप कितने दिनों से अपडेट नहीं था? 2020 से, यानी वो शेयर के डिटेल्स। तो शेयर मार्केट का कोई ऐप चलाना या उसकी वेबसाइट बनाना ये बहुत आसान है। जो लोग वेब डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या जो लोग भी यहाँ पे डेवलपर्स हैं, उनको मालूम है मुश्किल से 1 दिन में वो वेबसाइट बना सकते हैं। ऐप जो है चंद घंटों के अंदर बना सकते हैं। बनाना आसान है, लेकिन उसको डेली अपडेट करते रहना। अब ये मनी कंट्रोल जो है
जो वेबसाइट का मैंने नाम लिया, ये मुकेश अंबानी की वेबसाइट है, रिलायंस का प्रोडक्ट है। उसके ऊपर उनके सैकड़ों जो उनके टेक्नीशियंस है 24 घंटे बैठे हुए हैं, और जैसे ही कोई शेयर का अपडेट आता है इमीडिएटली वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो उसको इतनी फंडिंग लगती है। तो हम अगर कोई ऐप बना के ये समझते हैं कि उसमें हम डालेंगे और हम जान लेंगे, तो बेहतर ये है अपने शेयर का आप खुद रिसर्च करो। और जो वेबसाइट है मैंने बताया, फिर एक बार बोलता हूँ, मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, इन्वेस्टिंग, इसके अलावा और भी आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसपे आप खुद जो है उसके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हो और शरई एतबार से हलाल है या हराम है वो भी आप समझ सकते हो। फ्यूचर ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या फर्क है? जी हाँ, फ्यूचर ऑप्शन में देखो क्या होता है कि उसमें आप खरीदते बेचते कुछ भी नहीं है, मतलब कोई चीज़ ना आपके कब्जे में आती है ना जाती है। ये एक्चुअल में जो सट्टा खेलने वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने शेयर मार्केट में एक ऐसी शक्ल इख्तियार यानी उनको दी हुई है कि भाई तुमको अगर जैसे लॉटरी का टिकट 10 रुपये का ले लिए तो उस पर 1 लाख का भी इनाम आ सकता है। ऐसे ही फ्यूचर ऑप्शन में तुमको लाखों लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 10,000 रुपये लगा के भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जो है तुम उसको खरीद सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये जो फ्यूचर ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये जो ऑप्शंस है ये हमारे लिए सराहतन नाजायज़ है और बिल्कुल भी ये हमारे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है उसके अंदर। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ सर ने पूछे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो देखो इंट्राडे के ऊपर मेरा 14 मिनट 47 सेकेंड वाला वीडियो बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से है, वो अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। फंडामेंटली और टेक्निकली स्टॉक के बारे में रिसर्च करना है तो कैसे करें? वही मैंने जो तरीका बताया ना, हलाल शेयर कैसे आप निकालें, वो उसी में फंडामेंटल्स भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको वो आगे अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, अगर आपको जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 6 महीने के लिए भी, या लॉन्ग टर्म मतलब साल 2 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, उसका आसान सिंपल तरीका है। शॉर्ट टर्म के लिए आप ये देखो लास्ट ये क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आया। अभी जैसे जो फर्स्ट क्वार्टर गया है अब उसके रिजल्ट शुरू हो चुके हैं, सेकेंड क्वार्टर के शुरू हो चुके हैं क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है। अब जो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें आप देखें कि भाई फंडामेंटली कंपनी का मार्जिन और प्रॉफिट कितना है, एबिटा कैसा है, क्या है, और उसके अलावा कंपनी ने जो है डिविडेंड वगैरह का कितना ऐलान की हुई है, ये फंडामेंटल्स होते हैं। ऐसा शेयर जिसका रिजल्ट अच्छा आया हुआ है ईयर ऑन ईयर, जिसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, आप उसको खरीद के अगले क्वार्टर के लिए छोड़ दो, इंशाल्लाह आपको उसमें प्रॉफिट ही होगा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो अब आप अपना लॉन्ग नज़रिया रखो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक नया IPO कल आया था मार्केट में, ओला इलेक्ट्रिक का। मैंने हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को भी कहा था कि देखो आंखें बंद करके ले लो, इंशाल्लाह इसके अंदर कम से कम एक 10-12% का प्रॉफिट 1-2 दिन में हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं मजलिस से पहले चेक कर रहा था कि 25% से ज़्यादा का प्रॉफिट लोगों को हो गया उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स बना रही है। अब आपको फ्यूचर को देखना है सामने कि भाई वो कंपनियां आने वाले 10 साल में वो कहाँ पे रहेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स बना रही है, जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कार बना रही है, जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ऐसी चीज़ें बना रही है आगे चल के उनको पेट्रोल डीजल की, तो आपको एक व्यू मिलता है। उसमें भी कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखो कि भाई ये कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, उसमें भी डेट वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना डेट ज़्यादा रहेगा फिर कुछ दिनों के बाद कंपनी डूब गई तो हम नुकसान के अंदर। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग भी हो, उसका रिजल्ट भी अच्छा हो और फ्यूचर में भी जो है हमको ग्रोथ नज़र आ रहा हो, ऐसे कंपनियों में हम इन्वेस्ट करें। इसी तरह से फ्यूचर जो है आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी का है। अब बहुत सारी कंपनियां जो है वो उसके अंदर आ गई हुई है। अब आगे चल के एक वक्त ऐसा आएगा, अभी दूसरे मुल्कों में ये आ चुका है, अभी इंडिया में आया नहीं। मैं अभी जैसे मलेशिया वगैरह की मिसाल दे रहा था, वहाँ पे अक्सर खेतों में, अक्सर जगहों पे जो है ना पूरे छतों पे लोगों ने वो डाल दिए हुए हैं जो सोलार के पैनल होते हैं।
बहुत सारी जगह खेतों वगैरह में वो सोलार के पैनल जो है वो ऑटोमेटिक, आप रास्ते से गुजरे आपके सेंसर से ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाते, आप थोड़े दूर गए बंद हो जाते, उसको कोई स्विच नहीं है, उसको कोई वायरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ जो है ना अभी पूरा बाकी है ये सब, तो हम सोच सकते हैं भाई सोलार बनाने वाली कंपनियां कौन सी है, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है उनका। ऐसे ही इंडिया में अभी डेवलपमेंट भी नहीं, पूरी तरह से नहीं होया हुआ है, अभी पूरे मुल्क में डेवलपमेंट बाकी है, तो आगे चल के सीमेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब सीमेंट में कौन सी कंपनियां हैं फंडामेंटली जिसमें हम पैसा लगाए? तो एक तरीका तो यह है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, और दूसरा तरीका ऐसा है जैसे बुजुर्ग लोग हैं कि भाई बैंक में एफडी बनाएंगे तो बैंक आपको 1 साल के अंदर 7% जो है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, और वो आपके लिए नाजायज है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो हराम है, सूद है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स होते हैं, अभी जैसे मैंने बीपीसीएल कहा, आईओसी कहा, जितनी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, ओएनजीसी वगैरह, ये सारी कंपनियों के शेयर आप खरीदो और भूल जाओ उनको, तो आपको हर 3 महीने में एक मरतबा डिविडेंड मिलेगा। अभी जैसे बीपीसीएल की मैंने मिसाल दिया, मेरे ख्याल से 2 रोज पहले ही उन्होंने 11 रुपये का डिविडेंड दिए, उससे पहले क्वार्टर के अंदर 7 रुपये का डिविडेंड दिए थे। आईओसी ने पिछले क्वार्टर में 7 रुपये का डिविडेंड दिए। अब 150 रुपये का वो टाइम पे वो शेयर था, किसी ने वो शेयर अगर 15 लाख रुपये के 10,000 भी अपने पास में खरीद के रख दिया रिटायरमेंट के पैसों के अंदर, भूल गया वो उसको, तो उसमें शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। अब वही 150 रुपये का शेयर आज की तारीख में 180 रुपये का हो गया। अब आपके ये अलग से जो है 3 लाख रुपये बढ़ गए 30 रुपये से, और जो डिविडेंड आपको पिछले क्वार्टर में 7 रुपये का मिला, फिर ये क्वार्टर में आपको अलग से मिला। तो शेयर मार्केट में ऐसा है ना, पूरी सेफ्टी है आपके पैसे को अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाते हैं। शेयर का प्राइस बढ़ रहा है वो ग्रोथ अलग, और जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो अलग से आपका प्रॉफिट है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है? जी हाँ, अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो होता है ना, देखो अभी जैसा मैंने ओला इलेक्ट्रिक की मिसाल दिया, ओला इलेक्ट्रिक को परसों जुम्मा के दिन भी जो है उस दिन भी अपर सर्किट लगा था, मेरे ख्याल से आज भी अपर सर्किट लगा हुआ है उसको। तो उसका रीज़न क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने तो मेरे साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं ब्रॉडकास्ट के, उनको पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं बोला देखो आज ये शेयर आएगा ना, फौरन जो रेट पे भी आएगा उस पर ले लो, और लेने के बाद में अपना टारगेट 100 रुपये का रहेगा, लेकिन वो 100 से भी ऊपर चल रहा है अभी। तो उसी दिन जो है 92 रुपये पे उसको अपर सर्किट लगा। अपर सर्किट का मतलब यह है कि सारे लोग खरीदने वाले हैं और बेचने वाला कोई भी नहीं है। अब आज सुबह में जब वो खुला तो आज भी उसको जो है सारे लोग, अब लेने वाले को जो रेट में मिलेगा वो बोल रहा भाई मेरे को कोई भी कीमत में चाहिए, भले 100 रुपये में मिलो, मैं 100 देने को तैयार हूँ, मगर देने वाला होना चाहिए ना, देने वाला 100 में भी देने को तैयार नहीं। तो वो हो गया अपर सर्किट। और लोअर सर्किट का मतलब ये होता है जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी कर्जों में डूबी हुई है, कंपनी के ऊपर ईडी वालों ने जो है रेड डाल दिए। अब ऐसे हालतों के अंदर जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं यार कंपनी का फ्यूचर कुछ ब्राइट नहीं है, बेचो इसको। अब वहां पे जिसको जो प्राइस मिल रहा है वो रेट में बेचने को तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं, उसको लोअर सर्किट लग जाता है ऐसी हालत में। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो सर्किट वाले शेयर रहते हैं हमेशा इनसे दूर रहने का, हमेशा वो शेयर में हम इन्वेस्टमेंट करें जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल ये चीज याद रखो आप। आमतौर पे देखा गया है कि प्राइस परचेज करने के बाद नीचे जाती है, और स्टॉक मार्केट के अचानक डाउन होने से कैसे बदल जाता है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्राइस जो है हमेशा ऐसे डाउन। अभी जैसे मैंने आपको अभी वही ओला इलेक्ट्रिक की ही जो मिसाल दिया हूँ, हमने 76 रुपये पे हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को बोले बाय करने के लिए, और उसी दिन वो 92 गया, और आज जो है वो 100 रुपये के ऊपर चल रहा है। 109 हो गया क्या? तो अभी भी सर्किट है क्या लगा हुआ? अच्छा, मस्जिद के अंदर मत चेक करो, जायज़ नहीं है कारोबार तिजारत। तो अभी देखो, तो उसका रीजन क्या होता है, आपके पास में जो है ना शेयर, आप बाय करने से पहले सब टेक्निकल उसको चेक करो, सारी चीजें। अच्छा, मैं एक और खास बात बता दूं आपको, ये ओला इलेक्ट्रिक का भी जो बात चली है ना, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, जी बिजनेस पे बैठने वाले, CNBC सबने बोले इसमें पैसा मत लगाओ बोले। हमारे मानना है कि इशू प्राइस जो 76 रुपये है
उसके आसपास रादर उसके नीचे ही लिस्ट होना चाहिए, ऊपर लिस्टिंग का कोई वजह मुझे दिखती नहीं है कि ये इशू प्राइस से ऊपर लिस्ट हो, और हमारी राय क्लियर कट अवॉइड की थी। इसलिए उसका आईपीओ भी बराबर से सब्सक्राइब नहीं हुआ था। मत लगाओ बोले ये कंपनी में, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जिसने ब्रॉडकास्ट वालों को पूरा कॉन्फिडेंस से और उसके आने के एक हफ्ता पहले लाइव मजलिस में बोला, मैं बोला बिल्कुल लगाओ। हाँ, ये सैयद जाकिर साहब जो है, इनका ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के बारे में सवाल है। भाई बिल्कुल लेना चाहिए सैयद जाकिर साहब। असल में मेरे पास में टाइम नहीं है, इसके लिए मैं आईपीओ के वीडियो नहीं बना रहा हूं, आईपीओ को एनालाइज नहीं कर रहा हूं। बाकी रहा ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी आपको एकदम क्लियर, मेरा जो व्यू है वो ये है कि इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, बल्कि आईपीओ में ही नहीं अप्लाई करना चाहिए। जब आईपीओ ओपन होगा उस वक्त में अगर मार्केट के अभी हालात जो है जैसे चल रहे हैं, अगर ये हमको सस्ते प्राइस में मिल जाता है ना, मैं तो समझता हूं कि जिन लोगों को लाइफ टाइम के लिए बाय करके रखना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बेहतरीन ऑप्शन है ये। उसका रीज़न ये है कि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक का इतना चलन नहीं हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है जो बाइक्स इंडिया में यूज़ हो रही है ज़्यादातर पेट्रोल वगैरह वाली, तो आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है। जिसका फ्यूचर ब्राइट होगा, जो लोग मुझे एक पहले से फॉलो करते होंगे, याद रखो मैंने इरेडा का एनालाइज किया था जिस टाइम पे उसका आईपीओ आया था, वो वीडियो आज भी चैनल पे मौजूद है, जबकि वो 30 रुपये में आया था। और मैंने ये कहा था देखो ये शेयर जो है ना 1 साल में तुमको 5 गुना देगा, और ये शेयर लाइफ टाइम के लिए रखने का है। हालांकि वो मैंने हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को कहा था, क्योंकि मुसलमानों को मैंने कहा था आप लोग इसको अवॉइड करो, क्योंकि फाइनेंस की कंपनी है वो। और आज आप देखो वही इरेडा 300 रुपये को क्रॉस करके आया। कहाँ 30 रुपये और कहाँ 300, 10 गुना। मैंने 5 गुना बोला था, वो 10 गुना से ज़्यादा गया। दोनों चीज़ें मेरी चैनल पे मौजूद है। ऐसे ही मैं आज कहता हूँ ओला के बारे में भी, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं बाज़ औक़ात मजलिस के अंदर, तो मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी ये मेरी तरफ से जो है जो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया हूँ, क्योंकि सैयद जाकिर साहब जो है एडवोकेट, वो मुझे धुलिया में मिले थे, और हमारी बहन जो उनकी अहलिया है वो भी वहाँ पे आए थे। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो उन लोगों को जो है क्लियरली मैं इसका व्यू दे दूं। बाकी आप लोग भी अपनी तरफ से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करो, खाली हमारे बोलने पे मत करो। हमारा हर बोलना जो रहता वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज़ से रहता, लेकिन मुझे जो व्यू नज़र आ रहा है, मेरा पर्सनल, अगर आप मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह ओला में ज़रूर, मैं आईपीओ के लिए तो अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद जब उसकी लिस्टिंग होगी तो ह्यूज क्वांटिटी के अंदर उसको बाय करके छोड़ दूंगा मैं पकने के लिए, महीना 2 महीने के लिए, साल 2 साल के लिए इंशाल्लाह। उसका रीज़न ये है, हमको क्लियरली समझ में आ रहा है भाई इलेक्ट्रिक बाइक जो है बनाने वाली ये कंपनी है। अच्छा, बहुत सारे एक्सपर्ट फिर ओपिनियन ऐसा क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको कुछ पैसे नहीं मिले हुए होते हैं कंपनी की तरफ से। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं एकदम, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा। ये मेरा कई मरतबा का तजुर्बा हो चुका है कि जिसने उनको पैसे नहीं दिया वो उसकी निगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन हमने बोले भाई ये कुछ भी बोलने दो, अपने को क्या करना है। अपने को खुद कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रिक बाइक, आप बताओ आज से कुछ साल पहले क्या हम लोगों ने सोचे थे कि इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक आएंगी? अब अगर आप देखेंगे आपके खुद के बिल्डिंग में एक आधी बाइक तो आपको खड़ी हुई नजर आएगी पार्किंग वगैरह के अंदर। कॉमन सेंस की बात, आगे फ्यूचर है उसका, और आगे वही कंपनी बोल रही है आज हमने बाइक शुरू की है, कल हम क्या शुरू करेंगे? कार शुरू करेंगे। अब मुझे बताओ, एक आदमी बाइक बेच रहा है, कल वो कार शुरू करेगा तो कारोबार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसका? खैर, तो फंडामेंटल्स जो होते हैं डॉक्टर साहब, वो हम नज़र में रखें। अब जैसे रिजल्ट, अब जैसे और एक मिसाल, मेरे जो लाइव मजलिसें हैं ना हमारी, उसमें यही सारे सवाल हमारे साथ में जुड़े हुए लोग और आम लोग भी पूछते रहते हैं कि भाई अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, आप ऐसा शेयर चुनो जैसे फर्टिलाइजर कंपनियों का, NFL है नेशनल फर्टिलाइजर, GSFC है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी तरह से जो है चंबल फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर की कंपनियों का हम भी शुरुआत कर देते हैं मई से कि भाई इनको अभी खरीदो और इनको अब बेचना है सितंबर अक्टूबर में। क्यों? उनका सीजन है ये, अगले क्वार्टर में रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा।
तो हम अगर डॉक्टर साहब फंडामेंटल्स को एक बार चेक करते हैं और अच्छा शेयर खरीदते हैं ना, आप कभी भी उसमें आप नुकसान में नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। अब ये बीपीसीएल वगैरह के जो नाम ले रहा हूं, मैं बोला ना आपको, मैंने 150 रुपये से हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को दिए थे, आज 180 रुपये है, वो 7-8 रुपये अलग है वो जो मिले, तो इसके उसके रिजल्ट पे, उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी फिलहाल की लाइन से, और खास तौर पे शेयर मार्केट का जो फ्यूचर है, उसमें तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी स्ट्रांग हमारी इकोनॉमी है। दूसरी जो बात आपने इसके अंदर पूछे, एक तो आपने पूछे कि शेयर का रेट गिर क्यों जाता है, और दूसरे ये कि हम मार्केट के क्राइसिस से कैसे बचें। तो देखो, हम जो है ना, हमारे अपने देश की इकोनॉमी को का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो कहां से होता है? अमेरिका से होता है। डोनाल्ड ट्रंप के कान पे मच्छर ने काटा तो कहां की मार्केट गिर रही है? इंडिया की मार्केट। बराक ओबामा को जो है बुखार आ गया तो कहां के मार्केट पे इंपैक्ट पड़ रहा है? हमारे मार्केट की। ये अमेरिका जो है ना, ये सब पूरे दुनिया के मार्केट, खाली अब वहां बेरोजगारी बढ़ गई, और वहां बेरोजगारी बढ़ने से जो है पिछले हफ्ते अपना मार्केट इतने बुरी तरह से उन्होंने गिराए। तो ये जो है ना, ये कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, ये इस रीजन को कहते हैं शॉर्ट टर्म रीजन। ठीक है, 2 दिन मार्केट गिरा, उसके बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ वापस से बढ़ रहा है मार्केट, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो बड़े मेजर क्राइसिस होते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो गई, ऐसे जो मेजर क्राइसिस होते हैं ना, ऐसे टाइम पे फिर हम अपनी पोजीशन खाली कर दें और थोड़े दिनों तक वेट करें। अगर ऐसी कोई न्यूज आती है मेजर वाली, उसके बाद में जब मार्केट और थोड़ा नीचे आ जाए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हम दोबारा से उसके अंदर एंट्री करें। लेकिन मेजर रीजन नहीं है, शॉर्ट टर्म रीजन है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को एनालिसिस करना और ये समझना कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या प्राइस खरीदने के लिए क्या ऐसा कुछ स्टैंडर्ड है कि ये हाईएस्ट प्राइस जा चुका है, इसको नहीं खरीदना चाहिए जी, और ये प्राइस में ज़्यादा भी इसको ऐसा कुछ हो सकता है, होता है उसमें क्या एनएससी में बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या होती है? जी, तो वो स्ट्रैटेजी यही है जो अभी मैंने पहले सवाल में बताया। आप कंपनी के रिजल्ट पे नज़र रखो, परफॉर्मेंस पे नज़र रखो, कंपनी को कोई ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी जैसे मैं उसकी भी एक मिसाल देता हूँ, जैसे G20 की इंडिया में बैठक हुई थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है इंडिया से लेके यूरोप तक एक रेल का वो बनाए थे उन्होंने कि भाई ट्रेन जो है वहाँ तक हम बनाने वाले हैं। मैंने उस वक्त में मेरे जो ब्रॉडकास्ट वाले हैं उन लोगों को ये कहा था, वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे है। मैंने कहा देखो, रेलवे के शेयर RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल वगैरह आज 70-80 रुपये पे चल रहे हैं। अगर मैंने कहा मैं ज़िंदा रहूं आज से 5-10 साल के बाद तो तुमको 1000 रुपये में भी नहीं मिलेंगे वो। और ये मजलिस में वो लोग मौजूद हैं, एक साथी मौजूद है, इरफान भाई मौजूद है हमारे, इन्होंने 80 रुपये से बाय किए थे। आज क्या रेट चालू है इरफान भाई? जी नहीं 300 के, इरकॉन तो 300 के ऊपर निकल गया था ना जी। और RVNL जो है वो 600 रुपये के ऊपर। हाँ, 34 से मैंने स्टार्ट किया था। ये G20 के पहले से मैंने हमारे उन ब्रॉडकास्ट वालों को मैं बोलता था कि देखो अभी जो है ना अपने यहाँ की जो रेलवे चल रही है, ये वही अंग्रेज़ों के ज़माने वाली रेलवे है। रेलवे में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, लेकिन जब भी रेलवे में डेवलपमेंट होगा ना तो तुमको फ़ायदा होगा। तो जो शेयर हम जो है 34 से 35 से दे रहे थे, वो 10-10 गुना से ज़्यादा 350, 500 और वो कुछ जो है 600 के ऊपर निकल गए हुए हैं। तो ये जो होता है ना हमारे डॉक्टर साहब, कि आपकी खबर पे नज़र है, शेयर आपका फंडामेंटली स्ट्रांग है, इस तरीके से आप फौरन बाय कर सकते हो। सब्बल स्टिक पैटर्न क्या है? क्या इसके अलावा कोई और पैटर्न होता है? देखो, असल में जो पैटर्न होता है ना वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न किसे कहते हैं कि जो चार्ट होता है एक शेयर का, उसमें जब बाइंग बढ़ जाती है तो ग्रीन उसकी जो है कैंडल बनती है, फिर वहाँ से आपको जो है सेल करना है या कहाँ से आपको बाय करना है, तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न के ज़रिए से लोग शेयर को एनालाइज करते हैं। सब्बल स्टिक जो है ये हमारा खुद का, जैसे मैंने मौजू के बारे में बताया ना, घड़ा हुआ, तो वो हमारा अपना बनाया हुआ है ये सब्बल स्टिक। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ये
टूटते हुए मार्केट के अंदर कमाने वाला स्टिक है। जैसे अभी सर ने बोले कि भाई मार्केट अगर गिर रहा है या निगेटिव खबर है तो हम क्या करें, तो वैसे टाइम पे हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है शेयर के किस तरह से हम उसमें भी कमा सकते हैं और डेली भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे शागिर्दों के अंदर, अभी जैसे कल ही यहाँ पे बहुत सारे साथी अहमदाबाद से हमारे एक शागिर्द है रफ़ीक भाई, वो आए हुए थे और वो पहुँच भी गए अपने घर को फिर प्रोग्राम के फ़ौरन बाद। आज सुबह का उनका मैसेज था, मार्केट ओपन होते ही पहले 5 मिनट में बोले मुफ्ती साहब मैंने 1200 रुपये निकाल लिया। तो वो है सब्बलिस्टिक पैटर्न, वो एक पैटर्न है, वो एक तरीका है, वो हमारे चैनल के ऊपर जो है आपको मिलेगा। उसके अंदर जो है हमने वो सिखाया हुआ है कि आप डेली मार्केट से, हमारा जो कंसेप्ट है ना वो 1% कमाने का है। आपको रोज़ाना 1% कमाना है। अगर आप 1% रोज़ाना कमाते हो तो 100 दिन में आप अपना जो 100% है उसको क्या कर लेते हो भाई, रिकवर कर लेते हो। तो हमारा कंसेप्ट है 6 महीने का, कि 6 महीने में 180 दिन होते हैं, उसमें से 80 दिन आपका ट्रेड नहीं हुआ, खाली 100 दिन भी हुआ 6 महीने में तो भी आपका 100% क्या हो गया, कवर हो गया। बेंगलुरु में हमारा एक शागिर्द है, उसने मुझे मैसेज किया, मुफ्ती साहब बोले मेरी 25,000 रुपये सैलरी है और मैंने जो है, उन्होंने एक फंड लेकर मार्केट में आए थे, बोले मैंने 3 महीने में ही कवर कर लिया मेरा 100% सब्बलिस्टिक पैटर्न से। और आपके मुंबई में नाला सोपारा के एक साथी है, 12 लाख रुपये लेकर आए और उन्होंने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जो है अपना 100% जो रोज़ाना 1% की स्ट्रैटेजी है उससे मैंने रिकवर कर लिया। तो हमारा कंसेप्ट यही है, शेयर मार्केट में जो लोग, आप जैसे 1% अगर रोज़ाना कमाते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको 1% कमाने से नहीं रोक सकती। मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आराम से वो जो मूवमेंट होता है शेयर का, वो 4% का मूवमेंट होता है। 4% के मूवमेंट में आप 1% कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, एकदम आराम से। फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए जी? फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल कैसे करना, मतलब नहीं समझा मैं। फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो में जैसे क्वेश्चन है कोई वजह करके फैमिली मेंबर मतलब देखो, फैमिली मेंबर का अगर आपको, जैसे मैंने पहले स्ट्रैटेजी बनाया, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, उन लोगों के भी अगर आप पोर्टफोलियो बना के उसमें अगर सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर बाय करके रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। या अगर आपको इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा करो कि फैमिली मेंबर के अंदर जो है अपना पेमेंट डिवाइड कर दो, हर एक के अकाउंट से जो है फिर ट्रेड लो आप, या हर एक के अकाउंट के अंदर जो है इस तरह से डिविडेंड वाले शेयर बाय कर लो। हाँ, दूसरा एक फ़ायदा फैमिली मेंबर का ये भी है, जैसे आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो चूंकि आपके फैमिली में जितने ज़्यादा मेंबर रहेंगे सबके अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो। अभी जैसे ये ओला इलेक्ट्रिक की ही मिसाल ले लो, 75 रुपये का शेयर था ये। अब मान लो जिसको भी ये शेयर मिल गया, आज की तारीख में वो जो है 109 बता रहे हैं, 110 रुपये तक अगर वो चला गया तो आपको 35 रुपये मिल रहे हैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर। अब 35 रुपये मतलब 75 से 35 यानी 50% का प्रॉफिट मिल गया आपको। मान लो अगर आपने 1 लाख रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे तो आपके 1 लाख के कितने हो गए जी? 1.5 लाख रुपये हो गए 2 दिनों के अंदर ही। तो क्योंकि आईपीओ सबको नहीं मिलता तो फैमिली मेंबर के अकाउंट का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ उसकी मार्केटिंग के लिए नहीं आया हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। और मैं जहाँ भी लोगों को जाता हूँ यही कहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे साथ में जुड़े, आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन करो, लेकिन हमारा मकसद ये है कि कौम का हर फर्द इस लाइन के अंदर आना चाहिए। कहीं से भी आप ट्रेडिंग करो। अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली तो इस्लाम है लेकिन 2-3 क्वार्टर में उसके रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो मजीद उसको कितने क्वार्टर तक होल्ड करना चाहिए? नहीं, उसके फंडामेंटल ही स्ट्रांग नहीं है। अगर उसका रिजल्ट खराब आ रहा है तो रिजल्ट खराब आ रहा है, फौरन एग्जिट करना है उसमें से, उसमें तो रुकना भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो बताया ना, अभी इसके बारे में बताया मैंने फर्टिलाइज़र कंपनियों के बारे में कि भाई अपने को कब तक रुकना है, अक्टूबर तक। सितंबर का क्वार्टर ख़त्म हुआ, अक्टूबर के अंदर जो है रिज़ल्ट शुरू हो जाते। अक्टूबर नवंबर में जब रिज़ल्ट आते हैं, ये फर्टिलाइज़र कंपनियों के रिज़ल्ट अगर अच्छे आए तो ठीक, नहीं तो देने का छोड़ के उसी टाइम पे।
ये तो हमारा एक वो है, यानी मैं तो ये सबको हर मजलिस में भी ये बोलता हूँ और हमारे ब्रॉडकास्ट वालों को भी खास तौर पे, जो कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहेगा हम उसके साथ में रहेंगे। जिस दिन उसके रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और पता चला कि कंपनी के प्रॉफिट में और एबिटा मार्जिन वगैरह के अंदर जो है डिफरेंस आ रहा है, इमीडिएटली हम उसको सेल करके बाहर निकल जाएंगे और फिर कोई अच्छी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जी। एक अच्छे स्टॉक को ढूंढने के बाद उसको कम से कम प्राइस में कैसे खरीदा जाए जी। और एक अच्छा स्टॉक मिला इंसान को तो उसको कुछ नेगोशिएशन की शक्ल होती है क्या, इसको कम से कम शक्ल में कैसे खरीदे वो, और जब खरीद लें तो सेलिंग एग्जिट या स्टॉक का प्राइस कैसे सेट करें? हाँ, देखो अच्छा स्टॉक अगर आपने जो है कोई फाइंड आउट किए, अभी जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे। अभी जैसे मैंने सीमेंट कंपनियों की मिसाल दिया, अब सीमेंट कंपनियों में हेडलबर्ग बोल के एक कंपनी है सीमेंट की, स्टार सीमेंट बोलकर एक कंपनी है, क्योंकि फ्यूचर इनका ब्राइट है आगे चल के। अभी अच्छा स्टॉक आपने लिए, इस तरह से जैसे फर्टिलाइज़र में जो है आप देखेंगे NFL है, चंबल फर्टिलाइज़र वगैरह ये कंपनियां हैं, और ऑयल एंड गैस के अंदर जो है जैसे BPCL है, IOC वगैरह है, HPCL है, ऐसी कंपनियां हैं। अब ये कोई भी कंपनी हो, आपने फंडामेंटली उसको देख लिए कि ये अच्छी कंपनी है, इसका रिजल्ट वगैरह अच्छा आया है, तो आप अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे ये कंपनी में से कितना परसेंटेज कमाना है। उसमें 2% चाहिए, 10% चाहिए, और उसके हिसाब से आप बेचो। स्टॉप लॉस जो है ना, स्टॉप लॉस की ज़रूरत उस वक्त में पड़ती है जिस वक्त में कोई कमज़ोर कंपनी में या फिर जुए टाइप के अंदर आदमी पैसा लगा देता है और किसी न्यूज़ के ऊपर बगैर रिसर्च के। जब हम रिसर्च करके कोई शेयर बाय कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कुछ ये क्वेश्चंस थे जो हमने पब्लिक से लिए थे, अब इसके बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर मीडिया से क्वेश्चन आए या हमारी जो ऑडियंस है कोई क्वेश्चन है तो उसका रहेगा। जी जी। दो अनाउंसमेंट है। क्वेश्चन आपको जो करने हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट का फाइनेंस नहीं करना है, लेकिन कोई अलग होता है ये टाइम पे लेके बैठने को टाइम नहीं है, और ट्राई करें कि क्वेश्चन शॉर्ट पे हो और आपका क्लियर क्वेश्चन हो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसको क्वेश्चन करना है एड्रेस से। वालेकुम अस्सलाम। तो जब कोई वेंडर आपको पैसे दे रहा है तो आपने कहा कि आप उसके प्रॉफिट में बराबर क्या करना जी लॉस होगा तो आप आपके साथ क्लियर करें, क्योंकि आपकी मेहनत लगी हुई है उसमें। जी। तो मतलब इसमें सवाल ये कि आप लॉस में क्यों नहीं बना रहे हो, क्या करना है, क्योंकि मतलब उसको कॉन्फिडेंस तो भी आएगा कि मेरे प्रॉफिट में क्या फील बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे लॉस में जो जितना मतलब शरीर को समझ रहे हैं या जो भी है कि मतलब एक आपका स्टडी सही नहीं है जिसकी वजह से आप उसके साथ लॉस क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि तिजारत का बेसिक फंडा ही है कि प्रॉफिट पे होना लॉस पे होना। जी। ठीक है, तो मैंने आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे तो मतलब शरीयत के नाम पे लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी कभी से बट लॉस के अगर कोई नहीं बनना चाह रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वो जो मुजारिबत का मसला है, जो पार्टनरशिप का मसला जो हमने पहले बताया आपको, एक का फंड और दूसरे की मेहनत, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। एकदम पहली चीज़ ये एकदम क्लियर है, क्योंकि ये चीज़ मैं मेरे हर मजलिस में जहाँ भी जाता हूँ, जैसे कल खुद मुमरा में माशाल्लाह वो जहाँ पे हमारी ये मजलिस थी उसके अंदर भावनगर से, अहमदाबाद से, बुरहानपुर से, अकोला से, निज़ामाबाद से माशाल्लाह, और मुंबई के भी डोंगरी है, मोहम्मद अली रोड है, पूरे नाला सोपारा मीरा रोड वगैरह, और मुमरा से भी
ऐसे हमारे बहनें भी और माशाल्लाह सब लोग पहुँचे थे। वहाँ भी मैंने ये बात कहा, हर जगह कहता हूँ, शेयर मार्केट में अपनी खुद की कमाई लगाना है। और मैंने मेरे शागिर्दों को भी, जैसे मैंने अभी एक की मिसाल दिया हमारे रफ़ीक भाई अहमदाबाद वालों की, ऐसे मेरे भी शागिर्द आज बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद एक्सपर्ट बने हुए हैं। हालांकि मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं मेरे अपने ऐसे शागिर्दों को भी ये कहता हूँ, याद रखो, जब तुम ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट बनोगे तो तुम्हारे पास में तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, मामू आएंगे, खालू आएंगे, साले आएंगे, सालियाँ आएंगी, बहनोई आएंगे, तुम्हारे अपने सगे भाई आएंगे। वो बोलेंगे अरे यार माशाल्लाह अब आप तो एक्सपर्ट बन गए, हमारा भी पैसा लगाओ। गलती से भी नहीं लगाना, मैं बोला अपना कंसेप्ट है सबको बिरयानी पकाना सिखाना, उनको ट्रेडिंग सिखाओ, जैसे हमने तुमको सिखाई वैसा उनको सिखाओ कि भाई तुम तुम्हारा अकाउंट ओपन करो, हम ओपन करके देते, तुम तुम्हारा बाय करो सेल करो। वो जो मुजारिबत वाला मसला है ना, वो इसके अंदर नहीं है, शेयर मार्केट में नहीं। शेयर मार्केट में तो जो है ना, गलती से भी दूसरे का पैसा लेना भी नहीं है, और दूसरे के पैसे में, उधारी के पैसे में, शादी ब्याह के पैसे में, हज उम्रे को जाने के पैसे में, घर खरीदने के पैसे में, गलती से भी उसको शेयर मार्केट में लाके जो है ट्रेड नहीं करना है। शेयर मार्केट में वो पैसा लेके ट्रेड करने का रहता, जैसे आपने बैंक में एफडी बना के रखे, गांव में आपका एक आधा प्लॉट पड़े हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं आ रही है सालों से, और आपके पास में कोई पैसे है या आपके पास में कुछ, वो पैसों से आप जो है वो ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें मार्केट जब अगर नीचे आ जाता है तो लॉस को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होना चाहिए, वरना अगर आपके हाजत के, ज़रूरत के पैसे रहेंगे तो आप तो परेशान हो जाओगे उसकी वजह से। ये एक मसला हो गया। अब दूसरा जो मुजारिबत का मसला है कि एक आदमी की मेहनत और दूसरे आदमी का फंड है, तो उसमें नफ़े में दोनों जो भी परसेंटेज तय होगा, परसेंटेज कोई भी तय हो सकता है दोनों के लिए, लेकिन नुकसान जो होगा वो पैसे वाले का नुकसान होगा। ये जो मेहनत करने वाला है इसकी मेहनत का नुकसान होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये शरीयत का मसला है, ये कोई मौलाना का, मुफ्ती साहब का, आलिम साहब का मसला नहीं है, ये कुरान और हदीस का मसला है। ये कुरान और हदीस का मसला है। अच्छा क्यों है? देखो, इसमें शरीयत ने दोनों का ख्याल रखी हुई है। ये बहुत समझने की बात है। कैसे? पैसा देने वाला जो आदमी है वो माशाल्लाह एसी में बैठा हुआ है, उसने अपने घर के अंदर एसी में बैठ के सामने वाले बंदे को 1 लाख रुपये दे दिया, लेकिन जो बंदे ने वो पैसा लिया, अब वो बंदा वो पैसा लेके कहाँ गया? होलसेल मार्केट के अंदर गया, वहाँ उसने माल खरीदा। अब वो खरीदने के बाद उसको खांधे पे डाल के वजन से उसको लोकल ट्रेन में लेके आ रहा है, उसको रोड पे गाड़े पे पूरा लगा रहा है, उसके बाद में उसको वो बेच रहा है। या फिर हमारे गांव खेड़े देहातों के अंदर लोग बाज़ारों में माल बेचते हैं, ये बाज़ार से ले जाके वो बाज़ार में बेच रहा है, वो बाज़ार से लेके वो बाज़ार में। जैसे मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक ने पैसा लगाया और दूसरे ने बोला भाई मैं बकरों का कारोबार करता हूँ। अब वो जो बकरों का कारोबार वाला है वो अपने जोरू को, बच्चों को, घर वालों को, सबको यहाँ छोड़ के, पैसे वाला साथ में नहीं आया, ये अकेला राजस्थान जा रहा है, ये अकेला कर्नाटका जा रहा है, ये अकेला जो है वहाँ से बकरे खरीद के। अब रास्ते में इसको पूरा रिस्क है, हर स्टॉप पे जो है या बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त में पुलिस वाले रोक रहे, 50 सवाल कर रहे, उसको उनको पैसे भी देना पड़ रहे हैं। इतने मुश्किलों में वो यहाँ लाके मार्केट के अंदर वो पूरा माल बेचता है, और बेचने के बाद में जब वो देखता है कि भाई मैंने 1 लाख का माल बेचा, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ 90,000 ही बचे। अब 90,000 रुपये जो उसके हाथ में आए हुए हैं, तो 90,000 में कितने का नुकसान हुआ? 10,000 का नुकसान हुआ। अब जो सामने वाला पार्टनर था, इसने बोला यार हाजी साहब देखो, मैंने तो इतनी मेहनत किया, अब ये नुकसान हो गया है, मतलब अपने को जो है 1 लाख के माल में खाली पैसे तो 90,000 ही आ रहे हैं। हाजी साहब ने बोले ठीक है कोई मसला नहीं है। अब वो हाजी साहब ने अपने 90,000 ले लिए, तो जो 10,000 का नुकसान हुआ था वो किसका हुआ? जो हाजी साहब जिन्होंने पैसा दिए वो उनका हुआ। लेकिन ये बेचारा, इसके कितने दिन गए उसके अंदर? ये आदमी इतने दिनों में जो राजस्थान को जाके आया, अब मुझे बताओ अगर यही मजदूरी वो किसी कुरैशी के लिए या बकरे बेचने वाले के लिए करता तो कम से कम 1,000 रुपये रोज मिलते थे क्या नहीं इसको? भाई राजस्थान जाने के 1,000 रुपये, आने के 1,000 रुपये, बकरे लाने के 1,000 रुपये, यहाँ बेचने के 1,000 रुपये। अब इसका भी तो नुकसान हुआ, और कितना नुकसान हुआ? डबल नुकसान इसका हुआ कि ये आदमी का जो है मेंटली भी ये परेशान हो गया,
जिस्मानी तौर पे भी देने वाले का कुछ नहीं है, वो बैठे हुआ है मस्त अपना आराम से एसी के अंदर या अपने घर के अंदर। तो शरीयत ने ये जो सारे उसूल बनाए हुए हैं ना, ये शरीयत के मसाइल हैं। इसे मुजारिबत कहते हैं, मुशारिकत जिसे कहते हैं। मुशारिकत एक अलग चीज़ है, मुजारिबत एक अलग चीज़ है। ये मुजारिबत का मसला है। चलिए, और कोई सवाल? जी। शरीयत में हम अकल का दाता नहीं है, इसलिए हम जब तक चीज़ों को सही से समझे नहीं इसकी गहराई तक, तो हमें बहुत फास्ट जो है उसको ब्लेम कर देना, शरीयत को सवाल कर देना, इससे बचना चाहिए। पहले हम उसकी गहराई को समझें। नहीं, दूसरी और एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा, माजरत चाहता है एक मिनट। हाँ, दूसरी मैं एक चीज़ और ये भी बोलूँगा। देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, मुजारिबत वाली जो चीज़ें हैं ना, जो हमारे शरीयत के जो उसूल है ना, उसूल मैं अभी क्या बोलूँ आपको। मैं कभी कभी 2-2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ता हूँ अकेले में। क्या है अल्लाह, तूने हमको ऐसे नबी दिए, ऐसे उसूल दिए शरीयत के, ऐसे बिजनेस के उसूल दिए, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस। मैं क्या बोलूँ आपको, इस्लाम की जो मैंने अभी क्या बताया आपको, एक मिसाल देके कि थाईलैंड में मुसलमानों की आबादी कितने फ़ीसद है? 5% है। लेकिन इकोनॉमी में, जॉब में, हर चीज़ में मुसलमान कितने फ़ीसद है? 15% है। उसका रीज़न क्या है? वो लोगों ने वाकई में भी वहाँ पे इस्लाम को बरता हुआ है। अभी सिंगापुर में हमारे एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, मैं जाते आते रहता हूँ। वहाँ पे एक चाइनीज़ लड़की ने एक मुसलमान से अभी उसका निकाह हुआ, तो वो दरमियान में मैं ही था, मैंने ही उसको कलीमा वगैरह पढ़ाया। अब उसके जो वालिद साहब है, लड़की के वालिद साहब मिलेनियर हैं वहाँ के। उनके पार्किंग के अंदर BMW, ऑडी, ये सारी कारें खड़ी हुई है। वो खुद भी अपनी जगह पे हायर एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, और वो सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ हम जब लड़की के वालिद को कन्विंस करने लगे, यानी लड़की ने खुद अपने वालिद साहब को बोली कि मैं जो लड़के से शादी कर रही हूँ वो मुसलमान है, वो ईमान वाला है। तो मैं भी उनके मजलिस में मौजूद था, तो लड़की के वालिद साहब को मैं बोला, उन्होंने पूछे ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से है? तो उस लड़की ने तारुफ कराई, बोले फ्रॉम इंडिया। इंडिया आई हैव सम प्रॉब्लम, बट यू मुस्लिम, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं आपको यानी मैं हकीकत बता रहा हूँ। उन्होंने बोले इंडिया के लोग बहुत गंदे रहते हैं और 6-6 महीने नहाते नहीं हैं, मतलब ऐसी उनकी गलत फहमी थी। कपड़े नहीं बदलते बोले बराबर से, ऐसा उन्होंने बोलना था उनका। और उनका जो रहन सहन वगैरह, क्योंकि मैं देखता हूँ बोले यहाँ पे वो ऐसा यूँ खाते हैं बोले इस तरह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग हैं हमारे साउथ इंडिया के। बट यू आर मुस्लिम, आई लाइक मुस्लिम पीपल, आई सी इन दुबई, वाह मुस्लिम पीपल, वेरी गुड पीपल, यू डोंट ड्रिंक। उसने, लड़के ने कहा नहीं 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 मुसलमान, हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू कैन मैरी विथ माई डॉटर, आई हैव नो प्रॉब्लम। बोले मुझे मुसलमानों में सबसे अच्छी जो चीज़ लगती, सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि मुसलमानों का जो अखलाकी ढांचा है दुनिया में किसी भी कौम का ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, तुम ड्रिंक नहीं करते हो बोले। फिर उसने सुनाया, बोले मेरे वालिद साहब वो ड्रिंक करते थे और मेरी वालिदा को इतना मारते थे, पीटते थे, ऐसा वैसा सारी चीज़ें। तो इस्लाम की जो हमारे अहकाम है ना, चाहे मईशत के लाइन में हो, मुआशरत के लाइन में हो, कारोबार के लाइन में हो, तिजारत के लाइन, हर लाइन से अगर हम देखेंगे तो हमने 2-2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि क्या नबी अल्लाह ने हमको दिए, और क्या पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा इस्लाम का। सुभान अल्लाह। चलो, और किसी का सवाल? वालेकुम जी। हाँ, उसमें देखो शेर की लिस्ट नहीं मिलेंगी आपको। हाँ, वो आपको कहीं पे भी मिल, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की उस पर एक किताब है, वो आपको PDF में भी मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वो देखो, कंपनी जो है ना, कंपनी की पोजीशन कभी भी चेंज हो जाती, इसके लिए हमको उसके बेसिक को समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि हमारा एक वीडियो है 47 मिनट वाला, उसमें हमने आपको शेयर को प्यूरिफाई करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसा आप शेयर को एनालाइज कर सकते हो। वो आपको करना पड़ेगा, लिस्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि लिस्ट में जो शेयर है वो 5 मिनट पहले कुछ और थे, 5 मिनट बाद पोजीशन बदल गई उनकी, तो क्या करेंगे अपन? जी हाँ, होना चाहिए जी। जी, तो वो जो अंदर है या बाहर है वो आपको चेक करना है। वही हमने जो है ना वीडियो में पूरा आपको स्क्रीन पे समझाया हुआ है, वो अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे आपको।
वालेकुम अस्सलाम। जो आपने स्ट्रेटेजी बताई है जी तो इसका मतलब वो इंट्राडे के बारे में जी, नहीं नहीं नहीं, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा, 14 मिनट 47 सेकंड वाला वीडियो, वो भी चैनल पे है। एक्चुअल में मैं अभी क्लियर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हदीस का नंबर है, वो नंबर मुझे याद नहीं है, और अरबी मतन के साथ मैंने पढ़ के वो पूरा, और कई किताबों के उसमें हवाले है, तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसमें जो स्ट्रैटेजी है ना, वो तो आप इसके अंदर वैसी भी सबलिस्टिक पैटर्न वाली भी स्ट्रैटेजी से डेली 1% कर सकते हो, वो भी स्ट्रैटेजी आपको हवाले के साथ उसमें समझाई हुई है। जी क्या बोले? नहीं नहीं, मैं क्या बोला आपको, T1 जो बोल रहे हैं ना आप, वो वही उसमें आपको मसला समझ में आएगा, ये 14 मिनट 47 सेकंड वाले वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं भी आपकी फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ। माशाअल्लाह। अभी जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपने कहा कि एक टेक्निकल फंड है जी। जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एसबीआई का आने वाला था, हम्म। एसबीआई शरिया फंड के नाम से। जी जी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ तो क्या मूवमेंट पे उसको रोक दिया गया। ऐसा क्या? जी। अच्छा अच्छा तो अच्छा उसके अच्छा। बजाय एक दूसरा और है एक म्यूचुअल फंड जी। जो है टॉरस एथिकल फंड। अच्छा, तो वो भी शरिया कंप्लाइंट फंड है, उससे भी आप माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मेरा सवाल ये था कि ये आपको बेसिक क्राइटेरिया बताए क्या इनको जी। ट्रेन करने के लिए जी। एकदम बेसिक चीजें बता दी आपने, लोगों की बिजनेस एक्टिविटी अलाउ होनी चाहिए और जी, जी, जी। इसके अलावा बाकी के जो क्राइटेरिया है जिसका हम इसमें कर सकते हैं शरिया के मुताबिक, जी। उसके मुताबिक कोई आपका वीडियो है? वो धुलिया की मजलिस वाला, जो धुलिया में मैंने जो है ना, वहाँ वो पूरा खाली एक ही टॉपिक कवर किया हुआ है, बेसिक के ऊपर ही, वो 40-45 मिनट का है, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा इंशाअल्लाह। और इस बिजनेस के ताल्लुक से अगर आपने जोड़ना है तो उसके लिए किसका बात हो सकती है क्या? हाँ देखो, उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे ये जो रिफ़ा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इनकी दावत पे आया हूँ, और कल भी जो हमारी मजलिस थी, हमारा हर जगह जाने का मकसद ये होता है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करना। हम हमारे एडवर्टाइजमेंट या हमारे से जुड़ो या हमारे चैनल से जुड़ो या हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर जगह लोगों को यही बोलता हूँ, भाई हमारे से मत जुड़ो, खुद बिरयानी पकाओ और सीखो, हम तुमको खुद तुम्हारे पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे ब्रॉडकास्ट का मेंबर बनना है तो फिर उसके लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि हमारे हर वीडियो के नीचे हमारी एक लिंक है अपस्टॉक की, उस पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए, और आपका नंबर वगैरह हमको आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके फिर हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुशी हो रही है। जज़ाकल्लाह। मैं अब्दुल्लाह एक साल पहले जून से लेके जी आप दिल्ली से मैंने अपस्टॉक्स में अपना इन्वेस्ट किया था माशाअल्लाह, और उसके बाद आपका जॉइंट अकाउंट में माशाअल्लाह। एक महीने का जॉइंट अकाउंट में उसकी सारी बातों को मिली जी या अंदर से बोल रहा था कि ये क्या ये आपका दुनिया है, और जो आपने वीडियो इतने वर्कर्स कॉल कर रहे थे, इतने ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, तो आगे तक मैंने 30 लोगों की मेरे साथ जुड़े माशाअल्लाह। उसके बाद मेरे साथ आए और फ्लाई साहब वहाँ है माशाअल्लाह फ्लाई साहब माशाअल्लाह 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 और स्कूल में टीचर भी हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं माशाअल्लाह। तो मैं बस आपका शुक्रिया करना चाहता हूं खास तौर से। जी जी, ये जज़ाकल्लाह। बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, मतलब आपके वीडियोस हैं पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, बहुत मात्रा में लोग जॉइंट होटल में देख रहे हैं। जी जी आप आते तो महीने का पे करते हो तो देखते हैं। जी जी उसमें बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, तो बाकी जिसमें लिया है देखा है कि उसको वाकई में चीजें मिलेंगी जो चाहता है। यहाँ बहुत सारे सवाल थे, जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग के बारे में जैसे मॉडल होता है और क्या है 14 मिनट से 40 मिनट में जो देखा तो मैं एक तरफ पूरा निकाल नोट की जी और नोट करने के बाद क्योंकि मेरे पास सारी छोटी मेरे देखता मुझे आदत है जी मैं नोट्स लिया करता हूं। जी 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 और जो मेरे पास आता है मैं उसको नोट देके बताता हूं कि ये ऐसा है। जी 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 सजेस्ट किए थे जो स्टॉक्स के बारे में जी। ये फंडामेंटली और टेक्निकल स्टॉक्स है जी जी इस पर आप 50 ऐसे
स्टॉक में लिस्ट में शामिल करता है। जी 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 माशाल्लाह कौन इंटरनेशनल में मैंने सबसे ज्यादा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। खास तौर पे इसको बता रहा हूँ जी। कि 1.5 महीने के अंदर ये 2 महीने कर रहा है मैंने 1.5 लाख रुपए लगाया था 3 लाख कमाया 1.5 लाख और मैंने कर दिया 100%। देखो मैं 6 महीने की बात कर रहा था, वो नाला सोपारा वाले 3 महीने वाले थे, अब भिवंडी वाले कितने महीने वाले आ गए? 1.5 महीने वाले 2 महीने में माशाल्लाह, 1.5 लगा के 3 माशाल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है और मैं कसम साहब उस्ताद अपने उन्होंने मुकाले पिज़्ज़ा साहब है अफल बेग सर दोनों हमारे खिलाड़ियां हैं माशाल्लाह 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 सिल्वर में जॉइन हो गया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं एक्सटेंड करूंगा और मैं लाइफ टाइम इसका इंशाल्लाह पार्टनर करूंगा। आपको इधर बुलाया मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह और जज़ाक। सवाल मेरे से आपने राइट टाइम जिसमें जो जुबानी नाज़िक होती है जी। अलिफाज होती है जी। उसमें शुरू में जब मैं मुसीबत नहीं थी तो मैं जुड़ता था एक बार उसमें जैसे भाई मैं इससे जुड़ नहीं पा रहा था जी तो फिर रात में मैं क्या खुली तो उसमें मेरा सवाल आ रहा था खालिद रहमानी साहब की जो किताब का आपने हवाला देते हैं जी। मेरे पास जल्दी से मसाइल नहीं जी 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 इसके अलावा और किताब है जो आप सजेस्ट करते हैं हाँ, उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर स्पेशल 2 किताबें हैं और इख्तिसादियात और ऐसा माशियात के ऊपर है। देखो शेयर मार्केट का पूरा इस्लामी कॉन्सेप्ट है तो समझने के लिए कुछ किताबें और भी है क्या? नहीं, मौलाना का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत क्लियर है। हज़रत मौलाना खालिद साहब का जो है ना माशाल्लाह उन्होंने ख़ुद वो जो किताब लिखी है मैं समझता हूँ कई महीनों और कई दिनों के रिसर्च के बाद, तो वो एक कंप्लीट है। आपसे मैं चाहता था सवाल को मैं इसकी करता हूँ एक सवाल इम्पोर्टेंट है आपके किताब आने वाले थी इस स्टॉक मार्केट जी। आपने कहना दसा कि वो किताब आएगी क्या? नहीं, वो जब भी आएंगी ना हम ब्रॉडकास्ट वालों को इत्तला देंगे ना और सबको भी इत्तला देंगे। असल में थोड़ा वक्त की तंगी है तो मैं भी यही चाहता हूँ जैसे हज़रत मौलाना ने कई महीनों सालों के रिसर्च के बाद कि भाई उसमें अभी कोई चीज़ की कमी बेशी नहीं रहने दी है, तो ऐसी चीज़ आए सामने के बाद में अपने को और उसमें कुछ इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। एक सवाल मैं लास्ट में हमारे आपसे मतलब है जी उनमें एक स्टॉक बाय किया था और उसका करने के बाद 14,000 सीधा एक बॉन्ड था तो जीरो हो गया वो 100% खत्म हो गया जी तो उसमें सस्पेंडेड हुआ स्टॉक सस्पेंड था अच्छा तो मैं उसका नाम कर रहा हूं अभी थोड़ा टाइम है मेरे ख्याल से पर्सनल क्वेश्चन है जी 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 अच्छा इस तरह का जो पर्सनल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आप मेंबर हैं तो उसके जी 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 काफी और ठीक है अगले सवाल की तरफ वालेकुम अस्सलाम माशाअल्लाह सवाल है एक्चुअली कुछ पूरा एक कंफ्यूजन है उसको आप समझना चाहते हैं जी 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 if you are sitting at Mumbai I have my issue or the main business company है जी मैं कोई प्रोडक्ट लेके संस्कृति गारमेंट्स है कपड़े जो मैं गुजरात से खरीद रही हूँ अच्छा without bringing it into the boundary of Maharashtra जी I am transferring it to the state of Kolkata somewhere जी state of West Bengal transfer. My question is in that case I am not taking delivery but that business is halal. जी Then मैंने यहाँ पे सवाल है मुझे कुछ समझना चाहिए जी why is there it is insisted that I should take delivery of the shares first and then I should sell or any other commodity because you refer to commodity हाँ जी 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 तो मैं एक टारगेट की तरह से समझना चाहती जी 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 तो मैं एक और रियल एस्टेट से रिलेटेड बात है जी when a vendor is selling the property हम्म the property is nowhere it's not to be seen still I'm buying and he sells जी जबकि आपको वो दिख ही नहीं रही है जी in that case also it is also matching product जी। सामने कहाँ है जी but उसमें हम ये एक निकाल सकते हैं कि builder is acting as a work contract जी I'm the owner of the property I have given the contract to build the property जी 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 that is the way जी दोनों केस में बस मैं आपसे समझना चाहती हूँ अपने दिल के ईमान के जी, जी, जी। जो शरिया का हुक्म है जी हमारी सलाह को हाँ जी 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 बिल्कुल। देखो हमारे माशाल्लाह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है
हमारी बहन सीए है, और ऐसी मुसलमान जो हायर एजुकेटेड बहनें होती है ना, मैं दिल की गहराइयों से उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं लोगों को यही मोटिवेट करता हूँ, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, अपनी बहन बेटियों को जो है हायर एजुकेटेड बनाओ। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे एक मामू की लड़की MBBS फाइनल ईयर में है अभी, और माशाल्लाह उसको फ्री सीट मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, और मामू हमारे वो पूरा उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट की है माशाल्लाह। और दूसरे मामू की लड़की अभी वो उसका ये कर रही है, जो उसका नीट होता है, नीट का प्रिपरेशन में कर रही है। तो ऐसी जो बहनें हैं, तो मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि दूसरे मुल्कों में भी जाओ आप। जैसे मैंने मलेशिया के बारे में बताया, वहाँ की ईमान वाली बहनें माशाल्लाह सरों पे हिजाब बांधा हुआ होता है उनके, वो इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो पुलिस डिपार्टमेंट की हेड है, वो पासपोर्ट ऑफिसर है, वो हर डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे हमारी ईमान वाली बहनें मिलेंगी आपको। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर उसकी MD है, वो यहाँ तक के गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स है, यहाँ तक के मस्जिद के कमेटियों में भी वहाँ पे मेरे पास फ़ोटो है मेरे मोबाइल में। मैं जहाँ मस्जिद में नमाज को जाता था, वहाँ मस्जिद की पूरी कमेटी का जो है वो लगा हुआ होता है, उसमें भी जो है फ़ोटो लगे हुए होते हैं। उसमें भी 2 से 3 जो है ईमान वाली बहनें हर कमेटी में वहाँ पे होती है। तो उन लोगों ने इस तरह से अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाया। आज देखो वो मुल्क जो है ना, कुआलालंपुर शहर, वो किसी लंदन और पेरिस से कम नहीं है। इसलिए कोई अगर लंदन पेरिस नहीं जा सकते, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ एक बार मलेशिया ज़रूर जाए, देखे मुसलमानों का डेवलपमेंट, मुसलमानों की तरक्की, वहाँ की मस्जिदें, वहाँ की हर चीज़, तो दिल से आपकी दुआएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारी इतनी हायर एजुकेटेड बहन हमारे दरमियान में है, और उनका सवाल मैं अच्छे तरीके से समझ गया। पहला जो सवाल था उनका कमोडिटी मार्केट के बारे में, कि जैसे कमोडिटी के अंदर शरई एतबार से हमारे उलामा ने उसको जायज़ नहीं कहा है। असल में बुखारी शरीफ की ये हदीस है, मेरे ख्याल से 2001 हदीस नंबर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी है कि बय क़ब्ल क़ब्ज़ उसे कहते हैं, कि जब तक कोई चीज़ अपने कब्ज़े में नहीं आ जाती है हम उसको नहीं बेच सकते हैं। अब कमोडिटी में ऐसा होता है, जैसे सूरत की आपने मिसाल दी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे सूरत से अपन कपड़ा मंगा रहे हैं या वहाँ पे उसको बेच रहे हैं, तो वहाँ पे अपना एक जो है ना वकील होता है दरमियान के अंदर। तो वो वकील हमारा, जैसे कुर्बानी के हिस्से की मिसाल आप ले लो, कि जैसे बहुत सारे लोग 1500-2000 वाला हिस्सा लेते हैं, वो कुर्बानी दूसरे सूबे में हो रही है, लेकिन जिसको आप हिस्सा दे रहे हो वो आपका वकील है, वो वकील वहाँ पे आपकी कुर्बानी कर रहा है। ऐसे ही निकाह का भी मसला ले लो, जैसे बहुत सारे लोग लंदन में होते हैं, साउथ अफ्रीका में, लड़की इंडिया में है, तो उसका निकाह कैसे होता है, फ़ोन के ऊपर होता है या ऑनलाइन होता है। वो भी ऐसे ही होता है कि लड़की किसी को अपना वकील बनाती है, और वो वकील लड़की की तरफ से जो है उसका ईजाब व कबूल करता है, तो इस सूरत में उसका निकाह होता। तो वकील की भी एक हैसियत है हमारे शरई एतबार से। अब ये जो कमोडिटी का मसला आपने कहा है ना, ये कमोडिटी अगर आपको वो इस चीज़ की ज़मानत ले रहे हैं, यानी जिम्मेदारी, मतलब यहाँ जितनी चीज़ों में जो वकील है वो जिम्मेदारी ले रहा है। अगर आपको चाहिए सूरत का माल, मैं आपके दरवाजे तक पहुँचा दूँगा, मतलब उसमें एक दरमियान में जो है ना वो ये है, आपके उसके दरमियान एक अहद है, एक एग्रीमेंट है, चाहिए आपको हम आपके घर पे पहुंचा देंगे, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर ये सिर्फ आंकड़ों के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, अब जैसे जो कमोडिटी का मैंने कहा ना, कमोडिटी में अगर जैसे आप चना बाय कर रहे हो, चाहे जैसे आप गेहूं बाय कर रहे हो, कमोडिटी में सोया बेचते हैं, गवार बेचते हैं उसके अंदर, और सोना चांदी वगैरह भी, ठीक है। हमको जो है 100 ग्राम सोने का बिस्किट चाहिए, और वो हमको अगर तुम डिलीवरी देते हो कमोडिटी के अंदर, उनका अगर ये वादा है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। लेकिन अगर वो सिर्फ आंकड़ों में ख़रीदो फरोख्त हो रही है तो शरीयत कहती है कि वो आपको इजाज़त नहीं है। अब मैं आपको सोने की भी मिसाल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखे होंगे आजकल जो है ना, फ़ोन पे के ऊपर, पेटीएम के ऊपर और गूगल पे के ऊपर भी सोने का सिक्का मिलता है। देखा किसी ने आप लोगों में से? वो बोलते हैं कि भाई सोने का सिक्का खरीदो। अब उसमें 2 शक्लें होती हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, अगर आपको फिजिकल वो चाहिए तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और अगर नहीं चाहिए, वो हमारे पास ही रखना है और फिर आपको ऊपर के रेट में बेचना है,
तो वो बिल्कुल जायज़ है आपके लिए, क्योंकि वहाँ कमिटमेंट है कि आपको जब भी चाहिए हम घर को पहुँचा देंगे, तो वो जायज़ है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे कब्ज़े का वादा है। यहाँ कब्ज़े का कोई वादा ही नहीं है। क्रूड ऑयल बिक रहा है, वो क्रूड ऑयल कहाँ है? वो है सऊदी अरबिया में। अब वो यहीं बैरलों पे लोग खरीद रहे हैं, बोले 100 बैरल खरीद लो आपने, अब लाएंगे तो कहाँ रखेंगे भाई उसको? घर में क्या कुआं गिवा है खोदे हुआ? तो शरीयत ये कहती है कि भाई आंकड़ों में जो कर रहे हैं ना तुम, वो सिर्फ जो है वो एक गैमलिंग हो रही है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं। एक मसला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा आपने बिल्डर का जो मसला दिया, बिल्डर में भी वही है, जामिन का मसला, जैसे वकील का या जमानतदार का। एक बिल्डिंग है, जैसे एक बिल्डर ने जो है, तो वो बिल्डर जो है ना वो बेच कब रहा है उसको? भाई बिल्डर अगर फ्लैट्स बेच रहा है, वो बेच कब रहा है? उस बिल्डर ने पहले वो पूरी ज़मीन को एने किया, उसके एने के पूरे सर्टिफिकेट्स लिया, उसके बाद वो बिल्डर ने जो है पूरा उसका एक नक्शा बनाया, फिर बिल्डर ने कॉरपोरेशन की परमिशन लिया, फिर बिल्डर ने जो है गवर्नमेंट का रेरा में उसको ये किया, उसको रजिस्टर्ड किया। वो सब करने के बाद में वो जो बिल्डर आपको बेच रहा है, तो उसके पीछे हमारी गवर्नमेंट खड़ी हुई है। जो जमानतदार है ना वो कौन है? यहाँ पे जमानतदार कौन है? गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, देखो भाई हमने इसको रेरा का सर्टिफिकेट दिए, हमने ये सब कुछ चेक किया, तो हम बिल्डर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, ऐसे किसी बिल्डर से आप लेंगे ना, आपको कभी भी धोखा नहीं होगा। मेरे पास में मेरे अपने भी खुद मकानात है इस तरीके के, जो मैंने खुद काम के टाइम पे बुक किया था। जैसे एक एक्सर्बिया बोल के बिल्डर है, नाम सुने होंगे आपने, उसके पास से मैंने जो है, मुझे याद है मैं जब नया नया जॉब को लगा था, तो मेरे कंपनी के अंदर हमारे 31-40 साथियों के ग्रुप ने बोले हम भी सब बुक कर रहे हैं, अपने को खाली महीने को थोड़ा सा रकम, उस पर सूद वूद कुछ नहीं था। उसने बोला जैसा जैसा बांध काम होगा आप लोग पेमेंट करते जाना। बोले वो सबने लिए, मैंने भी ले लिया, जब तक वो खुद काम भी नहीं हुआ था। लेकिन ऑन पेपर रेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि जिम्मेदारी किसने ली थी? गवर्नमेंट ने ली थी। अब वो घर हमारे कब्जे में आके 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो उसके पीछे गवर्नमेंट होती है। अब और एक मिसाल देता हूं मैं। एक आधी नोट है कि आपके पास में कैश की नोट, कोई भी है, 5 रुपये 10 रुपये कोई भी है? हाँ, अब देखो ये जो है ये एक कागज का टुकड़ा है। क्या है ये? कोई हैसियत है क्या इसकी? अब ये भी एक कागज का टुकड़ा है मेरे जेब में। ये कागज का टुकड़ा लेके मैं किसी दुकानदार के पास में जाऊं और उसको मैं बोलूं भाई मुझे कुछ सामान दे दो, तो वो देगा क्या? बोलेगा भाई ये कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वहीं पे ये कागज का टुकड़ा अगर ये लेके मैं जा रहा हूं, तो वो बोलेंगे हाँ भाई 50 रुपये में जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस कागज के टुकड़े की जमानत किसने ली हुई है? गवर्नमेंट ने ली हुई है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तुमको, जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी सिग्नेचर है इसके ऊपर, वो इसकी जमानत ले रहे हैं, तो इसलिए इस कागज के टुकड़े की एक कीमत है, एक वैल्यू है। तो बिल्डर का मसला वही है। हाँ, बाकी ऐसे जो बिल्डर है इलीगल वाले, तो वो तो हमारी शरीयत खुद आपको ये कहती है कि आपने ऐसे लोगों के साथ में मुआमला नहीं करना चाहिए। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी 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 जी। देखो उसमें वो वीडियो जो है ना, अभी और 2 दिन पहले एक वीडियो आया मेरा नया, वो शायद वीडियो नहीं देखे आपने, जिसके अंदर मैंने एक नौजवान की मिसाल भी दिया जिसके अब्बा वहाँ पे वॉचमैन का काम करते थे। उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। उसको नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार 4 बार सुनो आप, तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने क्या कहा उसमें, एजेंट को 1 लाख रुपये देने से बेहतर ये है आप वीज़ा लो और उस मुल्क में टूरिस्ट वीज़ा लेके जाओ और वहाँ का मार्केट देखो आप, चाहे यूएई हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, कोई भी हो। वो 1 लाख रुपये खुद के ऊपर खर्चा करो, तो आपको एक तजुर्बा आएगा, एक एक्सपीरियंस आएगा, और अपने रिज्यूमे के आप जो है 150 जेरोक्स लेके जाओ वहाँ पे साथ में। तो इस तरीके से, तो वही वीडियो मैं रिफ़र करूँगा, आखिरी वाला मेरा, उसको ही आप 1-2 बार देखो। चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
वेरीफाई करना जरूरी है और अगर करना जरूरी है तो उसकी क्या जिम्मेदारी? जी देखो, प्यूरिफाई क्यों करना ज़रूरी है? हम मुसलमान हैं और हमारी शरीयत ने हमको ये कहा है कि हमारे लिए अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, तिजारत तो हमारे लिए हलाल है लेकिन सूद हमारे लिए। अब जो कंपनी के शेयर में हमको प्रॉफिट हो रहा है, मिसाल के तौर पे हमको 10,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो 10,000 के प्रॉफिट में एक हिस्सा उस कंपनी का बैंक से जुड़ा हुआ है, जो बैंक से उसको इनकम हो रही है या वो कंपनी, तो वो जो मशकूक हिस्सा है उसको हम अपनी कंपनी अपने माल में से निकाल रहे हैं। तो वो हमारे अपने ईमान पर डिपेंड करता है कि भाई हमारा अपना भी जो ज़मीर है, ईमान है, वो गवारा ना करे इस चीज़ को कि वो प्रॉफिट हम अपने हलाल प्रॉफिट के अंदर शामिल रहने दें। इसके लिए उसको प्यूरिफाई करना है। छोटा सा और सवाल है जी स्टॉक से रिलेटेड तो ये इन्वेस्टमेंट से किताबों से बोल जी बोलिए ना। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सराहतन नाजायज़ और हराम है। और क्रिप्टो के ऊपर मैं वो पहला मुफ्ती हूँ जिसने 5 साल पहले अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया था। उलमाए इंडोनेशिया, उलमाए मलेशिया, उलमाए सऊदी अरबिया, उलमाए यूएई, उलमाए साउथ अफ्रीका, उलमाए यूके और उलमाए अमेरिका, मुफ्ती इब्राहिम देसाई, ये सारे जो बड़े बड़े मुफ्तियान हैं हर मसलक के, हमने पहले उनके सबके फतावा पे रिसर्च किए और उसके बाद मैंने एकदम डायरेक्ट एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था। देखो ये सारे उलामा का फतवा ये है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन ये एक ईमान वाले के लिए सराहतन नाजायज़ है। जैसे मैंने नोट की मिसाल दे के समझाया कि नोट के पीछे गवर्नमेंट है, आपके क्रिप्टो के पीछे कौन खड़ा हुआ है जी? कोई माई बाप ही नहीं है ना उसका जी, लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए ये सारे उलामा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे, मुफ्ती आसिम साहब मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया के हैं, ऐसे ही ये तमाम मुल्कों के, तो हमने जो है उसी वक्त में ये बात कही थी। उसके बिलमुकाबिल आप देखेंगे हमारे पड़ोस के मुल्क के मुफ्ती अभी तक वो ये बोलते थे कि भाई ये जायज़ है या नहीं, अभी इस पर रिसर्च चालू है। हमने 5 साल पहले से कहा था और आज वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं खरीद सकते हैं बोल के। जी नहीं ना, नहीं कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो मुल्क कौम गवर्नमेंट की तरफ से भी इलीगल है वो। जी बुजुर्ग, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। ये जो पहला सवाल है ना आपका, उसका मुख्तसर जवाब ये है, वैसे कंपनी के चक्कर में काहे को पड़ रहे हैं आप? मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, तो वो आधी हलाल आधी हराम वाले में फिर तुम खुद परेशान होंगे, तो पहले उसको छोड़ दो। उसकी बजाय अब जो दूसरा सवाल है आपका, वो मैं आपको वो अच्छा सवाल है आपका। अभी देखो शेयर मार्केट से आदमी इतना कमा सकता है, आपको बैंक में एफडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक से एफडी का मैंने जैसे बताया 7%, तो उससे बेहतर ये है कि जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, ये सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दिया। जैसे आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, एचपीसीएल है और गेल है, और इसी तरह से जो है बीईएल है, भेल है, और उसी के साथ में जो है कोल इंडिया वगैरह, ये ऐसे शेयर है, वेदांता वगैरह, ये आपको जो है ना 10% से ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। ऐसे कंपनी में बजाय एफडी बना के इनमें इन्वेस्ट करो, तो हर क्वार्टर में आपको जो है उसका डिविडेंड मिलेगा। और शेयर का प्राइस जो बढ़ रहा है, जैसे आईओसी में मैंने बताया हमने 150 पे दिए थे और कहा था 7.5 रुपये इसका डिविडेंड मिलेगा, 7.5 डिविडेंड मिला और 30 रुपये शेयर का प्राइस बढ़ा, वो प्रॉफिट आपका अलग। चलिए सेशन का एक आखिरी सवाल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनएफटी वगैरह जायज़ है या क्या है, इसका और डिटेल में थोड़ा समझना। और सेकंड ये है कि ड्रॉप शिपिंग हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में रहा है, जायज़ है नहीं है जी, तो उसके बारे में कोई सवाल है, उसके बारे में थोड़ा सा पहला नहीं समझ में आया मुझे। नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो विजुअली सब चीज होती है, वर्चुअल करेंसी अच्छा। वर्चुअल करेंसी नहीं होती, मेरे कोई एसेट्स होंगे जी तो वो चीज पे लेन जो होता है जी एनएफटी होता है, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं, जी वो
चीज कैसा है खरीदना बेचना, और सेकंड ये है कि ड्रॉप शिपिंग। आपके दोनों सवाल ऐसे हैं कि उस पर मेरी कोई स्टडी नहीं है, तो मैं माजूर हूँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप मुझे एक कागज़ पे लिख कर दो, तो मैं पूना पहुँचने के बाद उस पर एक 8 दिन स्टडी करता हूँ और फिर सारे उलामा के फतवे, जैसे मैंने अभी बिटकॉइन के बारे में बताया कि बाकी उलामा का उसके बारे में क्या व्यू है, वो सब एक जगह जमा करके फिर हवाले के साथ एक मुदल्लल वीडियो ख़ास आपके नाम से ही हम चैनल पे डाल देंगे। मुफ्ती साहब एक मेरा क्वेश्चन था जी जैसे अभी इंडिया में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, जैसे एप्लीकेशंस और जी तो जैसे आपने बताया ये सब तो लीगल भी है और टैक्स भी, जी तो इससे जो अर्निंग हुई है क्या इससे बैंक के लोग वगैरह चुका सकते हैं, कैसे पूरी तरह से हटा दें? नहीं, वैसा नहीं। देखो, इंडिया में एक चीज़ ये भी याद रखो, भले आपको जो इंटरेस्ट से भी इनकम हो रही है ना, आप वो इनकम टैक्स में दे सकते हो, या अपने जो शेयर्स के अंदर जो ऐसे हराम कंपनियों से जो अर्निंग हो गई, जैसे बहुत सारे मार्केट के अंदर फाइनेंस कंपनियां वगैरह भी होती है, गलती से आदमी ले लेता, अब वो प्रॉफिट में अगर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो इंडिया में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं, उसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हो। लाइट बिल में नहीं दे सकते, घर टैक्स में नहीं दे सकते, जो घर का हम टैक्स, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। नल के बिल में नहीं दे सकते क्योंकि पानी यूज़ कर रहे और बिजली हम यूज़ कर रहे, लेकिन उसके अलावा जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट हमारे से 30% ले रही है, तो 30% में हम इंटरेस्ट के पैसे दे सकते हैं। और इस तरह से आप जो बोल रहे वैसे कमाए हुए पैसे, उसका रीज़न ये है कि वो भी अगर गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज़ देती वैसी, तो हम कुछ रास्ता निकाल सकते थे, मगर फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना वैसी। रिक्शा ऐसा आधा गड्ढे में गया हुआ है, फिर निकलने को उसको जो है वही हमारा जो है वो वहीं पे उसके जो दोनों टायर हमारे एक बेचारे बड़े अजीज़ है और बड़ा बेहतरीन स्कूल चलाते हैं, और गांव के अंदर 3 किलोमीटर दूरी पे रेलवे स्टेशन है, और रिक्शा आ रहा है, उसके अंदर वो रिक्शे में उनकी वालिदा मोहतरमा आ रही थी, और वो दवाखाने में बताने के लिए गए थे शहर में, और गांव वो शहर से जो है स्टेशन पे उतरने के बाद रिक्शे से जो है गांव की तरफ आ रहे हैं, और वो गड्ढे के अंदर रिक्शा गया, और जाने के बाद उसका एक टायर ही निकल गया रिक्शे का, रिक्शा इधर से उधर होके नीचे गिर गया। वो बेचारे जो दवाखाने से आ रहे थे, फिर इमरजेंसी में एम्बुलेंस मंगा के वापस दवाखाना भेजना पड़ा उनको। तो ये हालात है हमारे यहाँ के। तो टैक्स ले रहे हो तो दे क्या रहे हो हमको? तो इसके लिए आप सूद के पैसे, इंटरेस्ट के पैसे और इस तरह से जो कमाए हुए पैसे हैं, बिल्कुल इनकम टैक्स में दे सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुफ्ती सैयद अकबर हाशमी साहब का। आपके बता दिया कि आपका यूट्यूब चैनल है, उससे भी हम तमाम लोग आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उनके वीडियोज़ के जरिए से, और बहुत तफसील के साथ मोहतरम ने रहनुमाई की। बस आखिरी जो आपने क्वेश्चन किया इंटरेस्ट में, जो कि हम इंटरेस्ट के दे सकते हैं, इसमें कुछ उलमा का ही अलग राय है। तो जो आप जो इत्तेफाक करते हो वो अलग बात है, कुछ लोग उससे इख्तिलाफ करते हो तो भी अलग बात हो सकते हैं। कुछ लोग ये है कि हम इनकम टैक्स में इंटरेस्ट के पैसे से नहीं सकते हैं, जो सही रकम नहीं मिलेगी। तो तमाम ऑडियंस का मोहतरम साहब और मुंगा की टीम, की टीम की इस प्रोग्राम का अटेंड किया, हम तमाम लोगों के मशगूल हैं, तमाम ऑडियंस मशगूल हैं। और मुफ्ती साहब ने अपना बहुत ही कीमती वक्त एक दिन हमारे लिए फारिग किया, हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, हम उनकी भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपकी सेहत में बरकत दे और हम आपकी जो रहनुमाई है उससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह ये मुफीद होगा और हम लोग मज़ीद कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इस्लामिक फाइनेंस से ताल्लुक़ से जो हमारा दूसरा अहम क्वेश्चन था, जिसको हम आज कवर नहीं कर सके, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मेरे प्रोग्राम में उसको कवर करेंगे। और हम लोग खुद भी ये हमने पॉडकास्ट की शक्ल में क्वेश्चन आंसर किए, इसको हम के यूट्यूब चैनल पे इंशाअल्लाह अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठाएंगे और उसको सब्सक्राइब करके दूसरों को फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। इस्तेमाल का मौका मिला। इस्लामिक फाइनेंस में बहुत कम लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आप माशा बहुत अच्छा है। आपसे भी
बहुत संतोष इस्तेमाल करेंगे आप सहमत देंगे आपको। बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन शनिचर इतवार रहे तो मेरे लिए थोड़ा सहूलत वाला मामला रहेगा, लेकिन कोई मसला नहीं। अब मैं वैसे तो आ ही गया था। इसमें खास तौर से जो आपने अच्छी स्टार्टिंग में ही बात कही थी, लेकिन जो मुलम्मा की रहनुमाई जो है ना भटक रहे हैं। जी 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 बैठे बिठाए कहीं पे ऑफिस में इमामत कर रहे हैं जी जी उनको मालूम ही हो जाए ना जाए बाकी बात की नहीं हो जाए। बैंक से कार लोन ले सकते क्या? नहीं ले सकते। नहीं लेता नहीं नहीं वो नहीं ले सकते। सुनने के मौलाना पता तीसरा पता है कि लेस जायज है। सब तरीका है ये हुसन के पास